बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार में। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबात हो रहे हैं जी। और आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल तौर पर गहमा गहमी रही और आज भी गहमा गहमी रहेगी। जो आज़ाद कश्मीर के अवाम हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश भी नज़र आए और आज भी नज़र आएंगे यकीनन। और आज फैसला हो जाएगा कि उन्होंने किस को चुनना है। आज़ाद कश्मीर में बल्ला चलेगा या शेर को वोट दिया जाएगा या फिर तीर चल जाएगा, क्योंकि फैसला तो आज ही होगा, क्योंकि आज पोलिंग का दिन है और 45 नशिस्तों पर यह इंतखाब होने जा रहा है। और आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं वो अपने मुस्तकबिल का फैसला भी करने जा रहे हैं। बड़े बड़े नाम और इस सियासी अखाड़े में हमें नज़र भी आए। राजा फारूक हैदर हमें नज़र आए, बैरिस्टर सुल्तान महमूद हमें नज़र आए, सरदार तनवीर इलियास जो हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म की उन्होंने कैंपेन भी चलाई इस तमाम सूरत हाल में। सरदार अतीक नज़र आए, सरदार याकूब नज़र आए। ये वो बड़े नाम हैं जो माजी में भी आज़ाद कश्मीर की सियासत का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं। चौधरी यासीन, शाह गुलाम कादर और चौधरी तारिक फारूक जो हैं वो अखाड़े में उतरेंगे और कौन किस को चित करेगा ये तो आज पता चल जाएगा। और साथ ही साथ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन के हवाले से कि इलेक्शन कैंपेन चलाई गई, बड़ी ज़ोरों की कैंपेन रही और तीनों पार्टियां जो तीनों बड़ी मेजर पार्टियां, यानी कि जो पार्टी इस वक्त वफाक में हुकूमत में है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, इन तीनों पार्टियों ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन चलाई और बड़ी बातें की, बड़े दावे किए और ये भी कहा कि कश्मीर की किस्मत जो है वो बदल जाएगी। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में अगर देखा जाए तो सिर्फ फुकदान एक ही चीज़ का नज़र आया कि किसी ने कश्मीर की आवाम के मसाइल डिस्कस नहीं किए कि कश्मीरियों को आखिर मसाइल हैं तो हैं क्या और किन वजूहात के ऊपर वो आपको वोट देंगे और किन मंसूबों के ऊपर वो आपके साथ चलेंगे। साथ ही साथ जो हैं शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने भी कल ऐलान कर दिया कि मैं आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत का ऐलान जो है लाल हवेली में बैठ के करूँगा और मैं कश्मीरी हूँ। और नवाज शरीफ जो हैं वो किस लिहाज से अपने आप को कश्मीरी कहते हैं। तो ये सारी बातें भी होती रहीं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी उछाले गए और एक दूसरे को तनकीद का निशाना भी बनाया गया। एक दूसरे को बार बार ये कहा गया कि फलाना मोदी का यार है तो फलां ने आज़ाद कश्मीर को बेच दिया है और इस तरह के संगीन और ख़तरनाक किस्म के बयान दिए गए। हालांकि कश्मीर की सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है कि वो एक इलाका, एक क्रिटिकल इलाका है, यानी कि कश्मीर के अंदर खड़े होकर आज़ाद, इवन के आज़ाद कश्मीर के अंदर खड़े होकर आप जो बयान देंगे उसे पूरी दुनिया सुनेगी। और खासल खास जो हमारा दहशत गर्द रवैया रखे हुए पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ हम हमेशा चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर जो उसने सूरत हाल पैदा की तो वो खासल खास आज़ाद कश्मीर के ऊपर भी नजर रखे हुए होता है। और वो तो हमेशा से कहता है कि मकबूजा कश्मीर की तो बात ही आप छोड़ें, आज़ाद कश्मीर हमें दें। और साथ ही गिलगित बल्तिस्तान पे भी उसने नजरें जमा के रखी हुई हैं। तो हर एक का बयान जो है वो एक अहमियत का हामिल बयान है और उसको इंटरनेशनली देखा जाता है। तो इन तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। और जो शख्सियत मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब मोहम्मद बिलाल रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक है और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखी और वहाँ पर मौजूद भी रहे, सूरत हाल भी देखी, अवामी जो एक रद्द अमल था उसको भी देखा और सियासतदानों की तकरीरें भी वहाँ रहकर सुनी। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो बिलाल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो आज इलेक्शन होने जा रहा है आज़ाद कश्मीर में, कानून साज असम्बली के लिए इंतखाब है, कौन हुकूमत बनाएगा? देखें, ये कबल इस वक्त है, अभी वोटर्स मेरा ख्याल है अभी 15 मिनट हुए हैं वहाँ पे आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के जो 11वें इंतखाबात आज होने जा रहे हैं उसकी पोलिंग को शुरू हुए। तो हुकूमत कौन बनाएगा ये तो बातें होती रहेंगी आज आपके साथ। थोड़ा सा मेरा ख्याल है अपने व्यूवर्स को हम ये बता दें कि इसका पस मंज़र क्या है। देखें, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की टोटल 45 नशिस्तें हैं जी। इनमें एक तो इस जो मौजूदा गवर्नमेंट थी वहाँ पे PMLN की जो 2016 के इंतखाबात में जीत के आई, इन्होंने 4 नशिस्तों का इजाफा किया। पहले थी आज़ाद कश्मीर के अंदर 29 नशिस्तें थीं जो वहाँ से जो लोग इलेक्ट होके आते थे। कुछ जो 4 लाख से ज़ायद वोटर हैं जो पाकिस्तान में मुकीम कश्मीरी मुहाजिरीन हैं जिनका ताल्लुक वैली से है या जम्मू से है, वो कराची से लेके कोयटा तक और पंजाब KPK ये सारे चारों सूबों में ये नशिस्तें
ہیں اور ان نشستوں کی تعداد 12 ہے. یہ صحیح. لوگ بھی اور آج ان وہاں بھی 12 نشستوں کے لیے وہاں پہ بھی جو ہے ووٹس قائم کیے گئے ہیں اور وہاں پہ بھی الیکشن جی آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن یہ انتظامات صوبائی جو الیکشن کمیشنز ہیں یا جو پاکستان کا مرکزی الیکشن کمیشن ہے اس کے ذریعے کرواتا ہے اور آج وہاں بھی انتخابات ہو رہے ہیں. یہ 12 نشستیں بڑا اہم رول پلے کرتی ہیں آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بنانے میں اور ان 12 نشستوں پہ جو امیدوار الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ چند 100 ووٹوں سے ہوتے ہیں. یہ بڑی حیران کن بات ہے. کوئی 800 ووٹ لے کے آئے گا لیکن عمومی طور پہ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے بھی کم ہوتے ہیں کیونکہ مہاجرین ہیں اور دوسرے شہروں میں بسے ہوئے ہیں تو وہ اتنی دلچسپی نہیں ہوتی کہ جا کے آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے. حالانکہ ہم اگر دیکھیں تو پاکستان کے جو اپنے ضمنی انتخابات ہوتے ہیں اس میں بھی اسی طرح کی کچھ رد عمل نظر آتا ہے ہمیں. اس دفعہ کچھ نئی چیزیں جو دیکھنے میں آئیں. ایک تو ووٹر جو 30 لاکھ سے زائد ہو گیا. آزاد کشمیر میں اس دفعہ 26 لاکھ اور 74,586 ووٹر ہے جو رجسٹرڈ ہے. وہ 22 لاکھ تھا پہلے, ان میں 4 لاکھ کا اضافہ ہوا. جو مہاجرین مقیم پاکستان میں ان میں کوئی کم ہی ہوا, اضافہ نہیں ہوا اس طرح سے. تو یہ نیا ووٹر ہے. اس میں ایک تو ینگسٹر بڑا شامل ہوا ہے, پلس اس میں اوورسیز بھی ہیں لیکن وہ اس دفعہ ووٹ کاسٹ کرنے کووڈ کے باعث نہیں آ پائیں گے. ان کی ایک بڑی تعداد ابو 1 ملین AJK کے جو رہائشی ہیں وہ یورپ, UK اور مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک میں مقیم ہیں, لیکن ان میں ایک بڑی تعداد اس دفعہ ہم نے دیکھی کہ وہ موو نہیں ہو پائی. جو مسائل چل رہے ہیں کووڈ کے اس کے باعث. ایک تو نوجوان ووٹر ہے, دوسرا ووٹرز میں اضافہ ہے, تیسرا اس دفعہ پولیٹیکل پارٹیز نے نئے لوگوں کو متعارف کروایا. آزاد کشمیر میں ایک بڑی بدقسمتی رہی کہ جو لیڈرشپ مسلط رہی انہوں نے وہاں پہ لوکل باڈیز الیکشن نہیں ہونے دی. آزاد کشمیر میں 30 برسوں سے لوکل باڈیز کے انتخابات نہیں ہوئے, جس کے باعث جو نوجوان نسل تھی یا جو پالیٹکس میں آنا چاہتے تھے لوگ, وہاں پہ طلبہ یونینز پہ بھی پابندی عائد ہے, وہ ان کا راستہ رکا ہوا تھا. اب ڈائریکٹلی وہاں پہ ہر بندہ, ہر نوجوان وہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات لڑنے کی پوزیشن میں. ایک تو جیسے پاکستان میں اب انتخابات بہت مہنگا کام ہو گیا, ایک عام آدمی یہ تو ایک انفارچونیٹ عمل ہے. اگر دیکھا جائے پاکستان میں کیا جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, ترقی پذیر ممالک ہیں, وہاں پر یہی رجحان چل رہا ہے. وہاں پہ جو چیز عام ہونی چاہیے وہ خاص ہو جاتی ہے اور جو خاص ہونی چاہیے وہ عام ہو جاتی ہے. صاحب اب یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک عوامی نمائندہ جو اسمبلی میں جا کے عوام کے مسائل کی بات کرے وہ پہلے کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے, اپنی کیمپین چلاتا ہے لوگوں کو. اگر ہم جیسا بندہ آپ یا میں کھڑے ہو جائیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی نہ کسی کو ووٹ دینا ہے. میں بڑا اس پہ اکثر بات کرتا ہوں, ایک ٹرینڈ ہے. اب اس دفعہ ہم نے کشمیر کے الیکشن میں یہ دیکھا کہ جس امیدوار کے ساتھ کو 10-12 ویگو گاڑیاں نہ ہوں, لگژری گاڑیاں نہ ہوں, اس کو لیڈر ہی تصور نہیں کیا جاتا. یہ انفارچونیٹلی ایک عمل ہے. جس کے کمپین کے آفس نہ ہوں, جو ایک خرچے نہ کر سکتا ہو, جی, جس نے پمفلیٹس نہ بنوائے ہوں, جس نے اشتہار نہ چھپوائے ہوں, جس نے لوگوں کو کھانے نہ کھلائے ہوں. حالانکہ انفارچونیٹلی میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ سے کہ آزاد کشمیر میں آپ رہے, آپ نے الیکشن کمپین بھی پوری دیکھی ہے, تو وہاں پر نوٹ بھی دیے گئے اور گوشت بھی دیا گیا, تو کیا واقعی ایسا ہوا؟ گوشت کا تو نہیں مجھے علم, لیکن دیکھیں نوٹ تو جیسے آپ نے یہ ترقی پذیر ممالک کی بات کی تو ہم اسی کا حصہ ہیں. اس دفعہ میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں, میں مختلف حلقوں میں خود بھی گیا, جو میں نے پہلے نہیں دیکھی. اچھا, جو ناقابل بیان ہے. میں سمجھتا ہوں کیا دیکھا آپ نے؟ دیکھیں کینڈیڈیٹس تو پیسے دیتے ہیں, میں نے بعض حلقوں کے اندر لوگوں کے رویے بھی عجیب دیکھے کہ وہ کینڈیڈیٹ سے ڈیمانڈز کر رہے ہیں. صحیح, یعنی کینڈیڈیٹ سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ ہم اتنا لیں گے اور پھر ووٹ دیں گے. اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر لوکل سچویشن کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم. تو ایک بریک پہ جا رہے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی آزاد کشمیر الیکشن کے لوکل سسٹم پر کہ وہاں پر عوام جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اور کس طرح کی وہاں پر کیمپینز چلائی جا رہی ہیں. محمد بلال رفیق صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, جبکہ مجھے جوائن کر چکے ہیں ندیم شاہ, نمائندہ خصوصی ہیں آزاد کشمیر میں موجود ہیں اور اس وقت وہاں پر جو موجودہ صورتحال ہے اور گہما گہمی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو پہلے تو میں ندیم شاہ صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا, ندیم یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال وہاں پہ نظر آ رہی ہے, عوام کس طرح سے آپ کو انگیج نظر آ رہے ہیں کیونکہ آج پولنگ کا دن ہے, اور کیا کتنی گہما گہمی ہے؟ جی تھینک یو فار کال پہ لینے کے لیے. مجھے
احسن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد جو ہے وہ طاقت کا محور و مرکز سمجھا جاتا ہے سیاست، کیونکہ شہر اقتدار ہے۔ بھرپور جو کمپین کی گئی ہے گزشتہ 1.5-2 مہینے سے، جو تمام سیاسی پارٹیاں ہیں، پاکستان میں برسر اقتدار پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، جبکہ آزاد کشمیر میں جو برسر اقتدار پارٹی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے۔ دونوں نے اپنے مضبوط ترین کینڈیڈیٹ اتارے ہیں میدان میں۔ خواجہ فاروق احمد پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں اور افتخار علی گیلانی جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے مبارک حیدر بھی ہیں میدان میں، اور غیر متوقع طور پر ایک آزاد امیدوار سردار مختار احمد خان بھی ہیں، جن سے کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ ان تینوں جو پارٹی کے سیاسی پارٹی کے امیدواران ہیں، میں آپ کو اگر ووٹرز کی بات بتاؤں تو تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے تک ہم آزاد کشمیر میں جو فضا دیکھ رہے تھے وہ غیر جو ہے وہ متوقع تھی۔ ووٹرز کو یکجا نہیں کر پا رہے تھے، سیاسی پارٹیاں جو تھی، سیاسی جو پارٹیوں کے امیدواران تھے، لیکن 1.5-2 مہینے جو گزرے ہیں ان میں بھرپور الیکشن کمپین کی گئی ہے۔ تمام پارٹیوں نے اپنا مکمل زور لگایا ہے، ووٹر کو یکجا کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کہہ لیں، پاکستان تحریک انصاف کہہ لیں یا مسلم لیگ نون کہہ لیں۔ اب ووٹرز کی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ سچویشن ہے۔ ابھی میں پولنگ سٹیشن پہ موجود ہوں۔ پولنگ سٹیشن کا جو سب سے اہم، میں نے آپ کو فوٹیج بھی فارورڈ کی ہے، سب سے جو اہم چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، میڈیا کو الاؤ نہیں کیا جا رہا پبلک بوتھ کے اندر جانے سے، جبکہ الیکشن کمیشن نے میڈیا کو پاس بھی جاری کیے ہیں اندر جانے کے لیے، لیکن جو موجود ایڈمنسٹریشن آفیسر ہیں یا جو پولیس کے اہلکار ہیں وہ اندر جانے کے لیے الاؤ نہیں کر رہے۔ ووٹرز جو ہیں وہ ان کا بھرپور رش دیکھنے کو مل رہا ہے، تمام پارٹیوں کے جو وہاں پر صحیح ندیم، اس حوالے سے میں آپ سے مزید بات کرتا ہوں کہ کیوں نہیں جانے دیا جا رہا۔ جو بلال صاحب، جیسا کہ انہوں نے بھی سچویشن بتائی ہے، لیکن ہم جو پہلے بات کر رہے تھے ووٹرز کے حوالے سے، جیسے کہ ووٹرز کی طرف سے ڈیمانڈز بھی کی جا رہی تھی، تو یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن نظر آئی۔ تو اس طرح عمومی طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ دیکھیں، ووٹرز ایک طرف شاید وہ بھی اپنے حق پہ ہوں، 5 سال پالیٹیشنز بھی تو نظر نہیں آتے، کاغذی اسکیمیں بنا کے لے جاتے ہیں۔ اب ووٹرز بات کر رہے ہیں سڑکیں دے دیں، گلیاں دے دیں، تو یہ کام کریں، یہ تو ان کے بنیادی حق ہیں۔ اسکیمیں کاغذوں میں بنوا کے رکھ لی جاتی ہیں۔ دیکھیں، اے جے کے میں پی ایم ایل این کے پاس اربوں روپے کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا، B4 2016 وہاں پہ 11 بلین کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا، جس کو بعد میں 22 بلین یعنی ڈبل کر دیا گیا، 22 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ۔ اور سڑکوں کا جال ضرور بچھایا آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت نے، باقی چیزوں کی طرف انہوں نے بالکل نہیں دیکھا۔ وہاں کے جو مسائل ہیں، جیسے آپ نے پروگرام کے انٹرو میں بات کی کہ وہاں کے مسائل پہ کسی نے بات نہیں کی۔ پہلی مرتبہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے باعث وہاں کی جو وہاں کے جلسے تھے، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے علاقوں کو، پورے پاکستان کی 22 کروڑ سے زائد عوام نے اپنی اپنی سکرینز پہ دیکھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا وہاں کے لوگوں کے جو بنیادی مسائل تھے اس پہ جا کے پاکستان کی مرکزی جو قیادت تھی، جن میں پی ایم ایل این سے مریم نواز تھیں، بلاول بھٹو تھے، یا جو فیڈرل منسٹرز جاتے تھے، پرائم منسٹر پاکستان جاتے تھے، یہ ساری کمپین کے دوران ان علاقوں کے مسائل پہ بات کرتے۔ مسائل پہ کسی ایک امیدوار کے مرکزی لیڈر نے وہاں پہ بات نہیں کی۔ وہاں اس تو آزاد کشمیر کو تو اکھاڑا بنا کے رکھا گیا، حالانکہ سوچنا یہ چاہیے وہ بیس کیمپ ہے بھائی، وہ بیس کیمپ ہے جس کی تحریک جو وہ آپ کی شہراگ ہے، جس کا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا۔ آپ اس شہراگ کے اوپر کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں جس کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پالیٹکس میں نے ایسی گفتگو نہیں دیکھی جو وفاقی وزراء نے کی، یا جو اپوزیشن جماعتوں کا رویہ اتنا سخت نہیں تھا، ان کے الفاظ اتنے سخت نہیں تھے۔ آپ جتنے موجودہ حکومت کے موجودہ حکومت کے وزراء کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں، یا آخری ویڈیو دیکھ لیں آپ چند روز پہلے کی، جو وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور، آپ ان لوگوں کی بات کریں نا بھائی جس سرزمین پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیا دیں گے، جن کی حکومت تھی انہوں نے کیا دیا، یا نون لیگ اپنا مینیفیسٹو پیش کرتی، یا جو ہم نے یعنی سارے اپنا اپنا مینیفیسٹو پیش کرتے اور ایک دوسرے کو ہدف تنقید بنانے پہ ذرا زور کم رکھتے۔ ندیم کی طرف جاؤں گا، بلال صاحب، تو ندیم یہ بتائیے گا کہ وہاں کے عوام کیا کہتے ہیں، ان کو عوامی مسائل کیا کیا پیش ہیں، کیونکہ عوامی مسائل پر کسی قسم کی گفتگو نہیں کی گئی اس پوری کیمپین کے اندر۔ I am totally agreed with Bilal.
बिलाल साहब ने जो कहा है वो 101% ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक कहा है। आपको मैं ये बताऊं कि वफाकी वुज़रा हो, PMLN हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या कोई भी ऐसी जमात हो जो मुजफ्फराबाद या आज़ाद कश्मीर में आके इलेक्शन कैंपेन करे, उसने जो हमारे बेसिक मसाइल हैं, चूंकि मैं सिटीजन ऑफ आज़ाद कश्मीर हूँ, मैं आपको ग्राउंड रियलिटीज बता रहा हूँ, हमारे जो बेसिक मसाइल हैं उन पर किसी पॉलिटिशियन ने कोई बात नहीं कही। अवाम में जो एक परसेप्शन पाई जाती है वो ये है कि देखिए, आपने अगर पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं या जो उनके ज़ाती इख्लाफात हैं उन्हीं पे सियासत करनी है, तो फिर आज़ाद कश्मीर में एक आके अखाड़ा बनाने का इसको मकसद नहीं है। अवाम के मैं आपको मसाइल बताऊं, आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल पीने का साफ पानी है। आज़ाद कश्मीर के अवाम का मसाइल जो एक अफरीद है बेरोजगारी का, वो है कैसे निपटना है। आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल ये हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो लोग बसते हैं उन्हें कैसे अकोमोडेट करना है। 2005 के बाद मुजफ्फराबाद में और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में क़यामत खेज ज़लज़ला आया। हालत यह है कि अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल नहीं किया। आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल ये हैं कि हमें हमारे स्कूल दिए जाएं, जो 2000 समथिंग कोई स्कूल है अभी तक वो बने नहीं, हमारे बच्चे खुली छतों के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं ऐसा। उसके बाद दूसरी बात मैं आपको सबसे अहम बताता चलूँ, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरीम नवाज साहब ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेन की, जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है उसकी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी आए और उसके बाद वफाकी वुज़रा भी वहां पर तशरीफ लेके आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वफाकी वुज़रा तो वहां पर नदीम पहले से मौजूद थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अली अमीन, आपको ये भी बताऊं कि अली अमीन गंडापुर पे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी भी लगाई। वज़ीर अमूर कश्मीर है, ये तारीख में पहली दफा हुआ है, ठीक है, ये तारीख में पहली दफा है कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर अमूर कश्मीर हैं उन पर पाबंदी लगा दी इलेक्शन कमीशन में। अब हुआ क्या, मसला ये था कि आपने यहाँ पर आके रवादारी की सियासत, देखिए एक इलेक्शन का हम जानते हैं, यू नो वेरी वेल कि जब इलेक्शन में कोई ऐसी चीजें आती हैं तो पॉलिटिकल पार्टियां अपना सियासी एजेंडा या कुछ ऐसी हाइप क्रिएट करती हैं जिससे उनको वोट पड़े, हम ये जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने आज़ाद कश्मीर की जो सियासी रवादारी की एक सजा थी उसको ना सिर्फ डिस्ट्रॉय किया, उसके डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ एक और वहां पर उन्होंने रिवायत डाली कि एक दूसरे को जितना लान तान कर सकते हैं आप करें। सही, ये एक बुनियादी अंसर हमें देखने में नजर आया वहां पर इस पूरी कैंपेन के अंदर। बिलाल साहब से भी मजीद इसके ऊपर बात करता हूं। बिलाल साहब, जैसा कि नदीम जो वहां के लोकल हैं उन्होंने वहां के मसाइल का भी जिक्र किया, पानी का मसला है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे बसने वालों का ये सबसे बड़ा मेजर मसला है, बेरोजगारी वहां पर है और जो आबादी को वहां पर दरपेश मसाइल हैं, कौन जिम्मेदार है, ये कौन ठीक करेगा? देखिए एहसन, 2016 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो बड़ा हैवी मैंडेट था, इनके पास 31 नशिस्तें थी, लैंड स्लाइड विक्ट्री इन्होंने ली। सही, वफाक में नवाज शरीफ बैठे हुए थे। आज़ाद कश्मीर में 6 लाख लोग LOC पे बसते हैं, छोटा सा खिता जिसकी 40 लाख से समथिंग थोड़ी सी ज़्यादा आबादी है। 6 लाख लोग, अगर हम नीलम डिस्ट्रिक्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट बिम्बत तक बात करें, बरनाला अच्छा बाखरी बॉर्डर आता है, और इन 6 लाख लोगों की ज़िंदगियाँ हर वक्त दाव पे लगी रहती थी। किसी घर में जवान बच्चा शहीद है, किसी में कोई बच्ची माजूर है, गोलाबारी अचानक से शुरू होती है तो किसी घर का, वहाँ पे चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, कोई बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तो है नहीं, वहाँ पे लोगों का जो वाहिद रोजगार होता है वो या खेती बाड़ी होता है या उनके पास जो माल मवेशी होते हैं। माल मवेशी भी हिट होते थे, वो भी वहाँ पे हलाक हो जाते थे। उनके जो मुआवजों की फहरिस्तें बनी हुई हैं, 3 डिवीजन हैं आज़ाद कश्मीर की, मुजफ्फराबाद, पुंछ और मीरपुर डिवीजन। तीनों डिवीजन के कमिश्नर्स के दफ्तरों से जाके रिकॉर्ड उठा के कोई भी देख ले आज जाके कि मुतासरीन लाइन ऑफ कंट्रोल के जो मुआवजा जात बने हुए हैं, जो बजट तय किया हुआ हुकूमत ने ऐसे लोगों के लिए, वो पैसे उन्हें आज तक नहीं दिए गए। वो चक्कर लगा लगा के थक हार के बैठ गए। अच्छा, ये वादा किया जाता रहा कि बंकर्स बनाएंगे जी लाइन ऑफ कंट्रोल पे बसने वाले लोगों के लिए। अचानक से गोलाबारी शुरू होती है तो लोग वक्ती तौर पे अपने आप को महफूज करने के लिए उन बंकर्स में पनाह ले लेंगे। कोई काम उन पे शुरू नहीं हुआ। और सितम ज़रीफ़ी देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो वहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं या छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरियाँ हैं, वहाँ पे सर्जन अवेलेबल नहीं होता, डॉक्टर। कोई बंदा खुदा न खास्ता भारतीय फायरिंग की जद में आ गया है, उसको फौरी तौर पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वहाँ एक तो वो सहूलत नहीं है उन लोगों को, और अगर उन्हें हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करना है, जैसे मुजफ्फराबाद डिवीज़न बहुत बड़ा है, नीलम में अगर कोई खुदा न खास्ता वाक़या होता है तो बंदा मुजफ्फराबाद दारुल हुकूमत लाना पड़ेगा, जिसको
2-4-5 घंटों की मसाफत तय करके आना पड़ेगा। इसी तरह रावला कोट, हवेली जो डिस्ट्रिक्ट है, ये आगे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनसे 2-3 घंटों की मसाफत पे हॉस्पिटल्स हैं बड़े। इसी तरह मीरपुर डिवीजन की अगर हम बात करें, समानी लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है, वहाँ पे बहुत लोग निशाना बनते हैं भारतीय बर्बरियत का, वहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जाता है मीरपुर में। 3-2.5-3 घंटों की मसाफत है। अगर वहाँ भी बंदा खुदा न खास्ता बहुत सीरियस है तो यहाँ इस्लामाबाद में लाने पड़ते हैं लोग। सबसे पहली बात तो ये है, आज़ाद कश्मीर के अवाम को, छोटा सा खिता है, आज तक आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई हुकूमत एक अच्छा अस्पताल कायम नहीं कर सकी जिसमें तमाम सहूलियात मौजूद हों। जैसा LOC की बात की, वहाँ पे एम्बुलेंसेज ही नहीं है, अगर हैं तो वो खटारा हैं, वो सफ़र करने के काबिल नहीं। मुझे याद है कि ये चंद माह कबल लाइन ऑफ कंट्रोल के समानी के इलाके में जब फायरिंग हुई तो उन्होंने ज़ख्मियों को मोटरसाइकिल्स पे शिफ्ट किया भिम्बर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो एहसन रज़ा साहब, इस पे तो किसी ने बात नहीं की, ना PTI ने, ना PMLN ने, ना पीपल्स पार्टी ने, कि हम आज़ाद कश्मीर के अंदर एक अच्छा अस्पताल बनाएंगे कि लोगों को लाहौर और इस्लामाबाद ना जाना पड़े। हुक्मरानों की आप बातें तो सुने, इसी तरह बेशुमार जो बाकी बुनियादी मसाइल हैं, पीने के पानी का जिक्र हो गया, वहाँ पे ज़कात फंड है जो एक आम शहरी को, वहाँ पे आज भी जो स्ट्रक्चर डिज़ाइंड है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो ज़कात इकट्ठी करती है वो नॉर्मल मिज़ानिये पे नहीं है, वो जो डिपार्टमेंट है उसी ज़कात मुनाफे से उस महकमे को चलाया जाता है, उसी से गाड़ियों के अखराजात उठाए जाते हैं और उसी ज़कात इकट्ठी शुदा ज़कात से साल का फी खानदान ये 2000 रुपया दिया जाता है। ये सारे वो बुनियादी मसाइल हैं जिनको हल करने की बात नहीं की गई। नदीम की तरफ बढ़ता हूँ मैं। नदीम, ये बताइएगा कि कौन कौन से बड़े जो नाम हैं वो इस मैदान में उतरे हुए हैं आज, और दूसरी जानिब क्या उन्होंने भी कोई मसाइल की बात नहीं की अवाम की, और अवाम का क्या रद्द अमल रहा कि हमारे तो मसाइल की कोई बात ही नहीं कर रहा? मैं आपको ये बताऊं एहसन के सितम ज़रीफ़ी ये है, जब से आज़ाद कश्मीर में 80s के बाद एक इलेक्टेड हुकूमत जाना स्टार्ट किया, बदकिस्मती की सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं आज़ाद कश्मीर के, ये बात बिल्कुल मानने के काबिल है। बिलाल साहब, अगेन मैं बिलाल साहब से एग्रीड करूंगा कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने खुद भी नहीं चाहा कि अवाम के मसाइल हल किए जाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, 5 साल पूरे हो चुके हैं, 30 से ज़ायद नशिस्तें जीतना कोई छोटी बात नहीं है। अवाम ने खुल के इनको वोट दिया, राजा फरूक हैदर खान साहब पर एतमाद किया गया। 5 सालों में उन्होंने क्या किया? आप अगर कैपिटल मुजफ्फराबाद में दाखिल हों तो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका ये कैपिटल है। आज़ाद कश्मीर की अवाम ने फारूक हैदर खान साहब को और उनके साथ जो उनके वज़रा थे या जो लोग थे उनको इसलिए कामयाब करवाया था कि चूंकि फारूक हैदर खान साहब का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है तो पूरे आज़ाद कश्मीर का हब डेफिनेटली शहर इक़्तिदार है, दारुल हुकूमत है, तो उसकी बुनियादी मसाइल को हल किया जाएगा। मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, 5 सालों में राय बराबर ऐसा काम नहीं हुआ कि जिसे इज्तिमाई काम कहा जा सके। मैं आपको वोटर्स की अगर बात बताऊं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर हो गया, पीपल्स पार्टी का वोटर्स हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर्स हो गया। 5 साल के बाद एक ऐसी अवाम को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उन्हें ये लगता है कि शायद इस बार ये पॉलिटिशियंस हमारा कुछ बेहतर करने का सोचें या हमारे लिए कुछ बेहतर करें। तो 5 साल आप मसाइल की सताई हुई अवाम को दोबारा से बेवकूफ बना दिया जाता है। सादा लो अवाम है आज़ाद कश्मीर की, हम बड़े मिलनसार मेहमान नवाज हैं, सारे मामलात हैं हम जानते हैं अपने, लेकिन उसके बावजूद 5 सालों के बाद ये पॉलिटिशियंस अपने चेहरे बदल के, अपना मैनिफेस्टो बदल के दोबारा अवाम को बेवकूफ बनाने में कामयाब, न सिर्फ कामयाब हो जाते हैं बल्कि इक़्तिदार में पहुंचकर दोबारा अवाम की बात नहीं की जाती। मैं आपको ये भी बताऊं कि इससे पहले जो आज़ाद कश्मीर में आफ्टर अर्थक्वेक 2005 जो हुकूमतें आई, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, अर्थक्वेक के बाद आज़ाद कश्मीर में इनके पास ऐसे वसाइल मौजूद थे कि अगर ये उनको इस्तेमाल करके आज़ाद कश्मीर के अवाम की किस्मत बदलना चाहते तो नो डाउट बदली जा सकती थी, कोई शक इसमें नहीं था। लेकिन पॉलिटिशियंस ने क्या किया, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त मैं आपको सबसे जो अहम बात बताना चाहता हूँ ऐसा, वो ये है कि आप 5 साल पहले के असासे उठा के देख लें पॉलिटिशियंस के, आज़ाद कश्मीर के जो हुकूमत में आए थे, और आज के असासाजात देख लें, ह्यूज फर्क पड़ रहा है।
इतने ज्यादा असासे बना चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अवाम की उसके बावजूद अवाम के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि आज़ाद कश्मीर में से भी उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं। बिलाल साहब, ये अनफॉर्चुनेटली सियासत में हमें नज़र आता है कि लोग आते हैं और फिर अपनी जेबें भर के चले जाते हैं, लेकिन अवाम को नहीं कुछ मिलता और अवाम फिर उन्हीं लोगों को चुनते हैं। आपने जैसे कि लोकल बॉडी सिस्टम की भी बात की कि लोकल बॉडी सिस्टम नहीं है और वहाँ से एक आम आदमी जो है वो उभर के सामने नहीं आ रहा, तो क्या वजूहात हैं? देखें, फिर वही बात है, अवाम इसमें ज़्यादा लोकल बॉडीज़ इंतखाबात के लिए अवाम का मुतालबा उस तरह से खुल के सामने नहीं आता। देखें, अवाम ही ताकत का असल सर चश्मा होते हैं जी। अगर अवाम बैठ जाएं कि हमें भाई ये इलेक्शन चाहिए लोकल बॉडीज़ का, हम डेडलाइन दे रहे हैं आपको, आप क्या कहते हैं कि नहीं करवा सकते अवाम? बिल्कुल करवा सकते हैं। दूसरी बात करप्शन की है, मालदार हो जाते हैं ये पॉलिटिशियन। बिल्कुल ये इन्होंने बात ठीक की निशान साहब ने कि 5 साल पहले के अगर इनके असासे देखें ना, ये पैदल आए थे कुछ लोग इसमें, नून लीग की गवर्नमेंट में। डेवलपमेंट का 22 अरब का बजट और आज़ाद कश्मीर कौंसिल हुआ करती थी, जिसको उन्होंने वापस ले लिया है जी के गवर्नमेंट ने, जो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था, वो टैक्सेस का पैसा था। मैं अक्सर कहता हूँ ये जो डेवलपमेंट में सड़कें हैं ना, ये बड़ी साफ़ सुथरी करप्शन होती है। इसमें किकबैक्स होते हैं, बड़े आराम से हासिल कर लिए जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतसाब के निज़ाम को तरोड़ मरोड़ दिया गया। 2016 के इंतखाबात में अगर नून लीग का मैनिफेस्टो जो 22 सफ़ात पे मुश्तमिल किताबचा मैं उसको कहता हूँ इन्होंने दिया था, तो इन्होंने उससे पहले नून लीग ने बड़ी स्ट्रांग ओपोजिशन की थी। ये आज के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के ओपोजिशन लीडर थे, फारूक हैदर खान। तो ये बड़े दबंग फ्लोर पे तकरीरें किया करते थे, असेंबली के फ्लोर पे अदालतों में जाया करते थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ। तो लोग ये समझते थे कि शायद ये निजात दहिंदा आ चुके हैं, आ रहे हैं और ये हमारी किस्मत बदल देंगे और दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी आज़ाद कश्मीर में। इनकी तकरीरें उठा के करते थे। इन्होंने आते ही सबसे पहला काम क्या किया, पीपल्स पार्टी के दौर में एक जिना मॉडल टाउन करप्शन स्कैंडल था मीरपुर में, मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी एक हाउसिंग जो टाउन होता है जिना मॉडल टाउन, वो उसमें को 32 करोड़ से लगभग उसकी करप्शन की जो इंक्वायरी थी वो साबित हुई और उसमें करप्शन ज़्यादा हुई थी। उस पर इन्होंने बड़ा शोर मचाया और उस पर इन्होंने ओपोजिशन की, उसी पे इन्होंने इंतखाब लड़ा कि हम आते एहतसाब करेंगे। इन्होंने आते ही पहले उन लोगों को जिनको पीपल्स पार्टी ने खुद सस्पेंड किया, उन करप्ट अफसरों को इन्होंने खुद बहाल किया और सबसे पहले आज़ाद कश्मीर एहतसाब ब्यूरो का गला दबा दिया। कोई केस, आप इस बात को देख सुन के हैरान हो जाएंगे कि आज़ाद कश्मीर का जो एहतसाब ब्यूरो है वो मुकम्मल तौर पे गैर फाल है। सही, पहले तो कुछ साल यही बात चलती रही कि किसको लगाना है किसको नहीं लगाना, जवाबदीदी नहीं होना चाहिए पोस्ट। वहाँ पे अब सदर और वज़ीर आज़म इस पे उनकी बामी मशावरत से ही चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो तैनात किया जाता है। वहाँ पे कुछ 700 के करीब रेफरेंसेस इसी तरह पड़े हुए हैं, कुछ आइनी उनका मामलात थे वो उसमें मुकम्मल नहीं हो सके। अब आज़ाद कश्मीर में जो मेन थिंग है, जो आज़ाद कश्मीर के मौजूदा स्ट्रक्चर को मैं समझता हूँ आगे बचा सकती है, बेहतर अंदाज में चला सकती है, वो है एहतसाब के निज़ाम को बेहतर बनाना। आज पीटीआई भी ये दावा करते हुए नजर आती है, लेकिन अब हमें यकीन उस तरह से नहीं आता, वहाँ के लोगों को नहीं आता कि यही दावे 5 साल पहले भी सही। आज के प्रोग्राम में नदीम शाह हमारे साथ मौजूद रहे आज़ाद कश्मीर से, जबकि मोहम्मद बिलाल रफ़ीक साहब जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहे और आज़ाद कश्मीर के मसाइल के ऊपर हमने बात की। और बहुत सारे मसाइल हैं, अवाम जो है वो अपने मसाइल का हल ढूंढ रहे हैं और देखना यह है कि आज जीतेगा कौन, आज़ाद कश्मीर में कौन हुकूमत बनाएगा और आज़ाद कश्मीर की फलाह बहबूद के लिए कौन जो है सियासतदान बढ़ के आगे काम करेगा। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।